तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातु और अधातु चैप्टर, जो तीसरा चैप्टर है क्लास 10th साइंस का। उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में करने वाले हैं, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय और साथ ही साथ दीर्घोत्तरीय, मतलब चारों टॉपिकों को हम एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और नोट कर लीजिएगा जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, धातु और अधातु से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पर टारगेट हमने रखा है 500 लाइक का। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, आप लोग देख भी रहे हैं कि सर कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, रात भर जाग के वीडियो बनाया जा रहा है। ये जो 500 लाइक, ये आप लोग हमारा टारगेट कब पूरा करेंगे? आप लोग टारगेट 90% है। आप लोग कह रहे हैं कि सर मेरा टारगेट 90% है, अचीव करा दीजिए। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे का 90% आए, लेकिन मेरा टारगेट है कि 500 लाइक। मेरे अभी एक भी वीडियो 500 लाइक नहीं गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप इसको रिक्वेस्ट ही समझिए, 500 लाइक इसको आप इस वीडियो पे पहुंचा दीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वक्त लगा इस वीडियो को बनाने में, बहुत लिखने में। ठीक है, और एग्ज़ाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, तो इसलिए भाई इस वीडियो पे तो कम से कम लाइक बनता है। ठीक है, तो जैसा भी हो, मैं 500 लाइक टारगेट रखा हूँ। आई होप आप इसको जरूर से पूरा कराएंगे। और ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग इसी चैप्टर से आने वाला है। बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने एक ही वीडियो में इंक्लूड किया है, धातु और अधातु को। इससे पहले 2 चैप्टर हमने पढ़ा चुका है, रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण और अम्ल क्षार एवं लवण। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और दोनों वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख लीजिए। ठीक है, पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद भी तो देख ही रहे हैं आप। इसके बाद नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चल जाइए, चैनल के प्लेलिस्ट लिखा होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऊपर ही आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखिए, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न। अब पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? बताना है कि यहाँ पे 4 दिया है, कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल के साथ, मतलब अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। देखिए, हाइड्रोजन को वही विस्थापित नहीं कर पाएगा कि जो कि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होगा, वही धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बताइए आप लोग, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कॉपर और ऑप्शन डी जिंक। बताइए इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो इस प्रश्न का उत्तर आना ही चाहिए, तो है कॉपर आप लोगों का। इसलिए है क्योंकि इसमें सोचने वाली समझने वाली बात ही क्या है भाई, कॉपर जो है ना हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील है तो हाइड्रोजन को कैसे विस्थापित कर सकता है? नहीं ना कर सकता है। तो इसलिए कॉपर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, बात खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि यदि कॉपर को वायु में खुला रखते हैं तो इसकी भूरी चमकीली सतह जो धीरे धीरे अपनी चमक खो देती है तथा इस पर एक हरे रंग की परत जमा हो जाती है, यह निम्न बनने का कारण होता है। कह रहा है कि यदि कॉपर को अगर आप खुला छोड़ देंगे ना, कॉपर को अगर वायु में इस तरह खुला छोड़ देंगे तो इस पर भूरी चमकीली सतह बन जाती है, जो कि अपनी चमक धीरे धीरे क्या कर देती है, यह कॉपर खो देता है, और इस पर एक हरे रंग की क्या होती है, परत जमा हो जाती है, और यह निम्न के बनने का कारण होता है। किसके बनने का कारण होता है बताइए? ऑप्शन ए CuSO3, CuCO3 कि CuNO3 ट्वाइस, कि ऑप्शन डी CuO। ऑप्शन सी CuNO3 ट्वाइस, कि ऑप्शन डी Cu। बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए किसके कारण होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए, तो है ऑप्शन बी CuCO3। ठीक है, जिसे हम बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, जो हरा रंग की परत जमती है इसको क्या कहते हैं कि कॉपर कार्बोनेट है। किसे क्या बोलते हैं? कॉपर कार्बोनेट बोलते हैं। कॉपर कार्बोनेट जो है वो परत जम जाती है, जो कि हरे रंग की होती है। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन में दूसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। देखिए, आराम से पढ़िए, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आराम से वीडियो को देखिए, क्योंकि हम लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ना है, सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? देखिए, यहाँ पे 4 धातु दिया है और अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। विस्थापित वही करेगी कि जो उससे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगी। ठीक है, तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, कॉपर, प्लेटिनम और आपका पारा।
ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताना है आप इन चारों ऑप्शनों में से कि कौन है जो हाइड्रोजन को विस्थापित करती है। वेरी वेरी मोस्ट, जो अधिक अभिक्रियाशील होगी वही आपको विस्थापित करेगी हाइड्रोजन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैग्नीशियम, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में देखिए, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से जितने ऊपर होते हैं धातु वो सभी अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो हाइड्रोजन से ऊपर बस मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। और बाकी आपका ये जो है तीन धातु, आपको जो तीन धातु दिखाई दे रहे हैं यह क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। तो हाइड्रोजन से नीचे का मतलब कम अभिक्रियाशील है, तो कम अभिक्रियाशील वाले धातु कभी भी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम हो जाएगा इसका राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है कि ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, Cu2s कि Cu2O कि CuF2S2 कि CuCO3। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बताइए, ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र ऑप्शन ए है Cu2s, जिसको हम क्या कहते हैं, कैल्सोसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्सोसाइड, नहीं तो इसको हम कापर सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, कापर सल्फाइड भी और इसको कैलोसाइड भी कहा जाता है ताम्र ग्लांस को। ठीक है, कापर सल्फाइड। तो ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है, कापर सल्फाइड Cu2s। ठीक है, याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत इसको आप लोग। ठीक है, एग्जाम में आता है। और क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है कि तांबे का अयस्क है। कह रहा है कि तांबे का जो अयस्क है वो बॉक्साइट का है कि मेलेकाइट का कि कार्नेलाइट का कि सीडराइट का। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तांबे का अयस्क है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, इसका उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए। बताइए क्या होगा कि तांबे का अयस्क है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन मेलेकाइट, ऑप्शन बी। तांबे का अयस्क क्या है, मेलेकाइट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह कापर का अयस्क होता है। ठीक है, कापर मतलब तांबा, तांबे का अयस्क क्या होता है, मेलेकाइट होता है। तो 5वां प्रश्न में कोई दिक्कत है आप लोगों को, बताइए, आराम से पढ़िए ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, याद करिए, लिखिए, आराम से याद कीजिए, अभी टाइम है थोड़ा एग्जाम आने में। ठीक है, तब तक हम लोग अच्छे तरीके से सब कुछ रीड कर लेंगे और थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, 90% लाने से कोई रोक नहीं सकता हम लोगों को। प्रश्न नंबर 6वां क्या है कि क्लोराइट अयस्क का उदाहरण है। क्लोराइट जो है अयस्क का उदाहरण है, बॉक्साइट, मेलेकाइट, सीडराइट कि हार्न सिल्वर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है, हार्न सिल्वर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, हार्न सिल्वर है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हार्न सिल्वर, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है, हार्न सिल्वर है। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 7वां है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। मतलब ये प्रश्न जो है ना, वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो बताइए, कापर, जिंक, बताइए, चांदी की नियान, बताइए Ag। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो Ag, चांदी नहीं होती है। ठीक है, Ag। ठीक है, कौन सा, Ag। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8वां। क्या है, प्रश्न नंबर 8वां, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। चलिए, तो 8वां है, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा है। तो बताइए कि फफोलेदार जो तांबा होता है उसमें कापर की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है, 98 कि 2 कि 70 कि 30। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इससे बहुत आंसर बनता है। तो फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा 98% होता है, सबसे शुद्ध तांबा होता है। ठीक है, फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा 98% होती है। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि मैट में मुख्यतः होता है। कह रहा है कि मैट में मुख्यतः होता है। बताइए, बताइए, आयरन सल्फाइड कि कापर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड दोनों होता है कि लोहा होता है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैट में मुख्यतः होता है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और इसका उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए कि मैट में क्या होता है। तो मैट में दोनों होता है, कापर सल्फाइड भी और आयरन सल्फाइड भी होता है, मतलब Cu2s तथा Fe दोनों होता है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न अच्छे तरीके से। प्रश्न नंबर 9 है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10वां देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10वां कि पीतल है। कह रहा है कि पीतल है, धातु है, अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु, मतलब पीतल है क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो पीतल मिश्र धातु है, सबको मालूम है, पीतल क्या है, मिश्र धातु है।
ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10वां के लिए पीतल जो है क्या है, मिश्र धातु है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11 की तरफ। और यह प्रश्न नंबर 11 जो है ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कॉपर पैराइड को अगर वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को कहते हैं। कह रहा है कि कॉपर पैराइड को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को हम कहते हैं निस्तापन, भर्जन, प्रगलन की बेसमेरीकरण कहते हैं। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि अगर कॉपर पैराइड को अगर वायु में गर्म करते हैं आप और सल्फर को दूर करने की क्रिया कहलाती है भर्जन। क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। तो 11 में क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की तरफ। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अभी हमने इस प्रकार प्रश्न पहले हमने देखा है। ठीक है, अभी हमने किया था इसको, कॉपर है तो। ठीक है, चलिए एक बार हमको लगता है फिर दोबारा लिख दिया हूँ इसको, कॉपर है क्योंकि कॉपर कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, हाइड्रोजन से, तो उसको हाइड्रोजन को कैसे विस्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए तो प्रश्न नंबर 12 क्लियर हो गया ना? अच्छे तरीके से बताइए, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। बहुत ही प्यारा प्रश्न लेकर आया हूँ, यहाँ से तो क्वेश्चन बनना तय है आप लोगों का। प्रश्न नंबर क्या है? 13। चलिए नोट कीजिए इसको कि लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कह रहा है कि लेड जो नाइट्रेट होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? PbNO3, PbNO3 ट्वाइस, PbNO2 ट्वाइस कि PbO। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है और ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताना है आप लोगों को। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन बी, PbNO3 ट्वाइस होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। ठीक है, कभी भूलिएगा मत, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को और कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ से। इसको आप लोगों को इस प्रश्न को लिखकर और अच्छे तरीके से याद करके ये आप लोगों को एग्जाम में पहुँचना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होता है प्रगलन में कि निस्तापन में कि बेसमरीकरण में कि अतिशीलन में? बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। परावर्तनीय भट्ठी का जो उपयोग होता है वो बताइए प्रगलन में, निस्तापन में, बेसमरीकरण, अतिशीलन में होता है। और यह प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए। तो परावर्तनीय भट्ठी में निस्तापन में होता है। क्या होता है? निस्तापन। परावर्तनीय भट्ठी का उपयोग होता है निस्तापन में। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ प्रश्न नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर देखिए 15 कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है? कह रहा है कि कौन सा, इन चारों में से कौन सी ऐसी धातु है कि अगर उसको ठंडे जल में अभिक्रिया करा दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगी? बताइए। Ag चांदी, सोडियम, एल्युमिनियम की कॉपर। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, चांदी, सोडियम, एल्युमिनियम की कॉपर। मतलब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा MP है। बताइए क्या होगा इसके लिए राइट आंसर? तो है सोडियम। अगर सोडियम को ठंडे जल में अभिक्रिया कराया जाए तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगी। ठीक है, उसको निकालेगी, हाइड्रोजन गैस देती है सोडियम। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 15 था। और प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? कह रहा है कि मुद्रा मिश्र धातु है। कह रहा है कि बताना है कि मुद्रा मिश्र धातु है। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जो मुद्रा है वो मिश्र धातु है, उसमें कितना परसेंट क्या पाया जाता है? कॉपर 95%। ठीक है, कि आप लोगों का ये बताना है कि जो मुद्रा है वो मिश्र धातु है, कितने चीज़ों से मिलकर मिश्र धातु बना है मुद्रा? मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए ठीक है। कह रहा है कॉपर 95 की टीन, इसको टीन बोलते हैं, एसन को टीन 4% की, पी फास्फोरस 1%। बताइए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो मुद्रा मिश्र धातु है तो उसका ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, राइट आंसर। सुरामा का क्या होगा? ए होगा। कॉपर 95% और टीन 4% और पी फास्फोरस कितना? 1% होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। प्रश्न नंबर 17वां देख लेते हैं और ये बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। कह रहा है जो कांसे की प्रतिमाएं होती हैं वो बनी होती हैं कॉपर जिंक की, कि कॉपर टीन की, कि कॉपर निकल की, कि कॉपर आयरन की? बताइए, जो कांसे की प्रतिमाएं होती हैं वो बनी होती हैं किसकी? कॉपर जिंक की, कॉपर टीन की, कॉपर निकल की, कॉपर आयरन की। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो वह है कॉपर टीन की बनी होती हैं। किसकी? कॉपर टीन के। मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को प्रश्न नंबर 17वां। ठीक है, चलिए तो ये कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमने आप लोगों को बताया। अब हम देखने वाले महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चलिए उसके तरफ बढ़ चलते हैं।
चलिए, महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न हेडिंग डाल लीजिए और पहला प्रश्न नोट कीजिए। क्या है पहला प्रश्न है कि बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। सिंपल 2 नंबर के लिए पूछ देगा आपको कि बॉक्साइट तथा मेलेकाइट का सूत्र लिखिए। तो सिंपल बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O, तथा मेलेकाइट का सूत्र क्या होता है कि CuCO3 और CuOH ट्वाइस। तो दोनों आपको सूत्र याद होना चाहिए, बॉक्साइट का भी और मेलेकाइट का भी। 2 नंबर के लिए देगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार आया चुका है, तो ये प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, बॉक्साइट का और मेलेकाइट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ेंगे। और दूसरा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, कारण सहित लिखिए। कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातु, कुछ धातुओं का ऐसा नाम बताइए कि जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, कारण सहित आप लोगों को लिखना है। तो पहला गोल्ड है, इसके बाद प्लेटिनम, इसके बाद क्रोमियम। ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता, क्योंकि इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है ना, अत्यधिक क्या होती है, कम होती है। क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है, इसलिए इन पे जल्दी से जंग नहीं लगते, सरलता से जंग नहीं लगता है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टिकोण से। और इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरा हम पढ़ेंगे, जो कि वेरी वेरी मोस्ट IMP होने वाला है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक कह रहा है कि उच्च क्यों होता है। तो देखिए उत्तर कैसे लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि विपरीत आवेश मुक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक मतलब जैसे देखिए यह Na पे प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पे माइनस चार्ज, अगर ये दोनों अभिक्रिया करके बना देगा NaCl, तो NaCl ये आयनिक यौगिक हो गया और इसकी क्रियाशीलता जो है इस पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी इसे तोड़ने के लिए, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस दोनों आपस में आकर्षण होता है, वो आपस में इतना जुट जाता है कि इसमें इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है, इसलिए होता है भाई क्योंकि उनके विपरीत आवेश मुक्त आयनों के मध्य उपस्थित जो प्रबल अंतर होता है वो आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए उसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। बताइए प्रश्न नंबर तीसरा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। कह रहा है कि कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखना है और उसका सूत्र भी लिखना है। तो चलिए आराम से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि कॉपर के 2 अयस्कों के नाम पूछा था। तो पहला अयस्क है सल्फाइड अयस्क। क्या है, सल्फाइड अयस्क। ठीक है, यह कॉपर ग्लांस व कॉपर पायराइट। ठीक है, इसके क्या है, नाम है। ठीक है, इसके नाम में हमने बता दिया और सूत्र भी बता दिया। देखिए कॉपर सल्फाइड अयस्क 2 होते हैं, एक कॉपर ग्लांस और दूसरा कॉपर पायराइट। कॉपर ग्लांस का सूत्र जो होता है C2S होता है और कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2। ये कॉपर ग्लांस और ये क्या है, कॉपर पायराइट है। क्लियर। और दूसरा होता है ऑक्साइड अयस्क। कह रहा है कि ऑक्साइड अयस्क का बताइए, तो ऑक्साइड अयस्क का होता है क्यूप्राइट, जिसे Cu2O कहते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र पूछा था, तो 2 प्रमुख अयस्क के नाम बता दिया। ठीक है, उसका सूत्र भी हमने बता दिया आप लोगों को, अच्छे तरीके से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, 5वां प्रश्न देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न 5वां कह रहा है कि कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है। कह रहा है कि कौन सी ऐसी धातु है जो आसानी से संक्षारित नहीं होती है। तो उत्तर लिखिएगा कि वे धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित हैं, जैसे में सोना हुआ, चांदी हुआ, ठीक है, आदि आसानी से संक्षारित यह नहीं होती हैं। जो सक्रियता श्रेणी के नीचे आएगा वो बहुत ही ज़्यादा कम अभिक्रियाशील वाला होगा। ठीक है, इसलिए वो आसानी से संक्षारित नहीं होता है, जैसे में सोना हुआ, चांदी हुआ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वां है। आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और प्रश्न नंबर 6 देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। कह रहा है कि लोहे पर निम्न में से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों। तो देखिए यहाँ पे Mg, कॉपर और आपका चांदी, ये 3 ऑप्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम की, कॉपर की और की चांदी की। कहना कि इनमें से किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है, ठीक है, लोहे पर, और क्यों चढ़ाई जा सकती है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि लोहे पर कॉपर और चांदी की परत चढ़ाई जा सकती है क्योंकि लोहा रासायनिक सक्रियता श्रेणी में इनसे ऊपर है, अतः यह इनके विलयनों में इन्हें विस्थापित कर देता है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में जो लोहा है
वो इन सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, मतलब इन दोनों से क्या है, ऊपर है। इन दोनों से ऊपर का मतलब कि इनसे अधिक अभिक्रियाशील वाला है। तो किसी भी अधिक अभिक्रियाशील वाला पे अगर परत चढ़ाना है तो कम अभिक्रियाशील वाला ही परत चढ़ पाएगा, अन्यथा अधिक अभिक्रियाशील वाला नहीं। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम लोहा से अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसलिए लोहे पे इसकी परत चढ़ाई नहीं जा सकती है। जब भी चढ़ाई जाएगी तो इससे कम वाला पे, तो कम क्या है, कॉपर है, और क्या चांदी है, लोहे से कम अभिक्रियाशील है, तो यही तो चढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया ना। चलिए प्रश्न नंबर क्या था, 6। आई होप क्लियर हो गया होगा। और प्रश्न नंबर 7 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विकलित किया जाता है। कह रहा है कि कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार जो तांबा होता है उसे विकलित किया जाता है। तो उत्तर लिखना है आप लोगों को कि कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विकलित किया जाता है। तो कॉपर ग्लास C2S जब इस वायु में गर्म करते हैं, देखिए यहाँ पे करते होंगे गर्म, तब इस वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है। यहाँ पे पाई लिख लीजिए, भूल गया हूँ मैं, ठीक है। जब इस वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत, कह रहा है कि जब इस वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है तथा ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। कह रहा है कि कॉपर ग्लास अयस्क से किस प्रकार तांबा विकलित किया जाता है। तो भाई इस प्रकार किया जाता है कि कॉपर ग्लास को जब वायु में गर्म करते हैं तो आंशिक रूप से ऑक्सीकृत होता है वह, और ऑक्सीकृत उत्पाद शेष कॉपर ग्लास से क्रिया करके कॉपर धातु दे देता है। उसका रासायनिक अभिक्रिया भी लिखा हूँ, देख लीजिए, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा उदाहरण के तौर पर, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आप लोग क्लियर हो सके। एक यह है और 2 हमने लिखा है इसका समीकरण, देखिए दोनों नोट कर लीजिए, दोनों दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदाहरण देंगे तो नंबर ज़्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो कि महत्वपूर्ण है, और 8वां लास्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय का। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय देखने वाले हैं। 8वां है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। तो देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट एमपी प्रश्न है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। तो सिंपल लिखना है हम लोगों को, वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड उसे कहते हैं कि जिसे हम अम्ल के साथ अगर अभिक्रिया कराएं तो लवण तथा जल प्रदान करें, अगर उसे क्षार के साथ भी अभिक्रिया करा जाए तब भी वो लवण तथा जल प्रदान करे, उससे हम बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यह प्रश्न जो है ना बहुत ज़्यादा एमपी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप लोग। चलिए तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न नंबर 8वां है, और प्रश्न नंबर 8वां को नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ेंगे लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से बनता है लघु उत्तरीय से, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, टोटल 9 क्वेश्चन बात करने वाला, टोटल 9 क्वेश्चन हम बात करेंगे किसके, लघु उत्तरीय के। तो इसके बाद दीर्घ उत्तरीय की बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए प्रश्न पहला क्या पूछा इसमें कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। कह रहा है कि धातु की सक्रियता श्रेणी से हम क्या समझते हैं, और हाइड्रोजन से एक अधिक सक्रियता तथा दूसरा से कम सक्रिय ऐसे एक एक धातु का नाम भी लिखना है। एक धातु ऐसा है कि जो कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय हो, और एक धातु ऐसा लिखना है जो कि हाइड्रोजन से कम सक्रिय हो, और धातु की सक्रियता श्रेणी भी बताना है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से लिख के लेकर आया हूँ। कैसे लिखेंगे कि विभिन्न तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सक्रियता श्रेणी कितना सिंपल भाषा में कि तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर क्या करते हैं, क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, और उस श्रेणी को हम रासायनिक श्रेणी या हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जो धातु है वो क्या है, सोडियम,
जो कि अधिक सक्रिय है, जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु एक सिल्वर है जो कि कम सक्रिय धातु है। क्योंकि हमसे पूछा था ना कि हाइड्रोजन से एक अधिक और एक कम सक्रियता धातु की नाम भी लिखने के लिए बोला था। तो देखिए हमने बता दिया सोडियम। सोडियम क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, इसलिए अधिक सक्रिय गैस है, मतलब सक्रिय धातु है। और जो आपका चांदी है, सिल्वर है, वो हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, इसलिए आप लोगों का यह कम सक्रिय धातु है। क्लियर है। प्रश्न नंबर पहला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और आई होप आप अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर रखे होंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत ज़्यादा एमपी है। और इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। क्या है प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। कह रहा है इसमें दो प्रश्न है, दूसरा में दो प्रश्न दिया हुआ है। एक तो जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन कीजिए, और दूसरा कि एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण में मतलब संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को भी लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला पार्ट कि जिंक धातु के कार्बोनेट अयस्क से जब धातु निष्कर्षण का रासायनिक समीकरण देते हुए वर्णन करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि जिंक के निष्कर्षण के साथ निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब भी हम जिंक से निष्कर्षण करते हैं, उसका शुद्ध पदार्थ निकालते हैं, तो शुद्ध पदार्थ निकालने के लिए रासायनिक अभिक्रिया निम्न है। कौन कौन? तो पहला तो निस्तापन से होकर गुजरना पड़ेगा उसको। किससे? निस्तापन पहले होगा उसका। निस्तापन में क्या होगा? निस्तापन किसे कहते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का प्रक्रम ही निस्तापन कहलाता है। कह रहा है कि वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु नहीं होना चाहिए, वायु की अनुपस्थिति में जो सांद्रित अयस्क को जो उसके गलनांक से नीचे अगर परंतु उच्च ताप पर अगर गर्म करते हैं तो गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो यह प्रक्रम है उसी को हम बोलते हैं निस्तापन। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं निस्तापन। उदाहरण में देख सकते हैं यहाँ पे ZnCO3 है, उसका निस्तापन हमने किया तो ZnO प्लस CO2 में चेंज हो गया। ठीक है, इसके बाद उसको नहीं डाला अयस्क ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, निस्तापन के बाद क्या करना होता है? तो अयस्क जब निस्तापन हो जाता है उसके बाद हम अयस्क ऑक्साइड का अपचयन करते हैं। तो मतलब ये क्या होता है कि यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तित की प्रक्रिया है और यह ऑक्साइड को गर्म करके मतलब यह ऑक्साइड होता है तो यह ऑक्साइड को गर्म करके की जा सकती है। मतलब ये जो धातु प्रक्रिया होता है कि यह धातु ऑक्साइड अयस्क के धातु में परिवर्तन की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जो होता है यह ऑक्साइड को गर्म करके की जा सकती है। जैसे ZnO है, उसको कॉपर के साथ मिला कार्बन के साथ संयोग करके Zn और कार्बन ऑक्साइड जो है गैस के रूप में हमने उसको क्या किया? बाहर निकाल दिया। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है कि कभी कभी उच्च क्रियाशील धातु है जैसे में सोडियम हुआ, कैल्शियम हुआ, एल्युमिनियम इत्यादि का प्रयोग अपचायक के रूप में होता है क्योंकि यह निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को उनके यौगिकों से विस्थापित करती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे मैग्नीज ऑक्साइड की एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया है। ठीक है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है और देखिए चूर्ण एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पे बना दिया, ये अभिक्रिया करके और यहाँ से ऊष्मा निकल गया। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर है। इस अभिक्रिया को नोट कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ठीक है, उदाहरण के तौर पे। इसके बाद दूसरा हमसे क्या पूछा था? संक्षारण पूछा था ना। दूसरा प्रश्न दूसरा हमसे तो यही पूछा था, दिखा दूं मैं आप लोगों को तो पूरा डाउट क्लियर हो पाए। दूसरा प्रश्न यही पूछा था ना कि एक उदाहरण देते हुए संक्षारण की व्याख्या कीजिए तथा संक्षारण से सुरक्षा के उपायों को भी लिखना हम लोगों को। चलिए सबसे पहले हम लोग संक्षारण देखें, संक्षारण होता क्या है। तो कह रहा है कि धातुओं का उनकी सतह का वायु आर्द्रता मतलब नमी अथवा रसायन जैसे अम्ल के साथ प्रभाव द्वारा नष्ट होना या खा जाना संक्षारण कहलाता है। नम वायु आर्द्र वायु में खुला छोड़ देने पर अधिकांश धातुएं संक्षारित हो जाती हैं और संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है। संक्षारण क्या है? मंद प्रक्रिया, मतलब बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया होती है। ठीक है, धीरे धीरे उसको संक्षारण कर देता है। जैसे लोहे पर जंग लगता है तो संक्षारण तो है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि धातुओं की उनकी सतह को वायु में चाहे आर्द्रता में चाहे रासायनिक के प्रभाव से अगर वो नष्ट होता है तो नष्ट होने की प्रक्रिया ही संक्षारण कहलाती है। ठीक है, संक्षारण एक मंद प्रक्रिया है। बस इतना आपको लोग को लिखना है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न है। यहाँ तक क्लियर? अब हमसे पूछा था ना इसी में कि संक्षारण की सुरक्षा भी बताइए, तो हमें संक्षारण की सुरक्षा भी बताना पड़ेगा।
चलिए, तो अब हम अगली हेडिंग रहेगी हमारी संक्षारण से सुरक्षा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब इसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा संक्षारण से सुरक्षा। अब संक्षारण से सुरक्षा हेडिंग डाल लीजिए और पहला लिखिए। कैसे कर सकते हैं? तो पहला यस दलेपन या गैल्वेनीकरण प्रक्रिया द्वारा हम उसको सुरक्षा कर सकते हैं। ये क्या होता है? तो कह रहा है कि आयरन की वस्तुओं के ऊपर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने का प्रक्रम गैल्वेनीकरण कहलाता है। और जिंक धातु की यह पतली परत अगर लोहे का जंग लगने से बचाती है, क्योंकि आर्द्र वायु में खुला छोड़ने पर जिंक धातु संक्षारित नहीं होती है। इसलिए जिंक धातु का परत चढ़ाकर हम लोहे को संक्षारित होने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ग्रीस या तेल लगाकर भी हम संक्षारण को बचा सकते हैं। जब ग्रीस या तेल को लोहे की वस्तु की सतह पर लगा देते हैं तो नमी इसके संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे लोहा जंग से क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। ठीक है। तीसरा क्या है? रंगाई करके भी हम संक्षारण से बचा सकते हैं। जब धातु का सतह को किसी अम्ल अवरोधक रंग से रंगाई करने पर धातु जो होता है वायु या किसी विलयन के प्रभाव से क्या होती है? बच जाती है। तो हमने बता दिया कि संक्षारण से सुरक्षा कैसे होगा, किन किन की परत चढ़ाकर हम संक्षारण को बचा सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा था, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। और प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, कितना प्यारा प्रश्न है। क्या बोल रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण भी देना हम लोगों को। तो लिखेंगे कि एल्युमिनियम ऐसी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है, अर्थात यह ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों की प्रकृति रखती है। हमने अभी पढ़ाया आप लोगों को अति लघुत्तम में कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है कि जो अम्ल के साथ विक्रिया करके लवण तथा जल बनाए और वही क्षार के साथ भी विक्रिया करके लवण तथा जल बनाए, उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में एल्युमिनियम है, देखिए एल्युमिनियम अम्ल के साथ अभिक्रिया करके देखिए लवण तथा जल बना रहा है, और वही एल्युमिनियम देखिए क्षार के साथ भी अभिक्रिया करके लवण तथा क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो अम्ल के साथ भी लवण तथा जल, क्षार के साथ भी लवण तथा जल, तो वैसे सारे के सारे जो धातुएं होंगी वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएंगे। ठीक है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? जैसे एल्युमिनियम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एल्युमिनियम आप लोगों का जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। क्लियर है ना? चलिए, आई होप आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं द्वारा अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करने की जो क्षमता होती है उसे किस प्रकार ज्ञात करते हैं? उदाहरण सहित हमको स्पष्ट करना है। तो देखिए लिखेंगे हम लोग कि विद्युत रासायनिक श्रेणी सक्रियता में जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर स्थित होती हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन गैस क्या कर देते हैं? विस्थापित कर देती है। इसलिए कर देंगे कि जो हाइड्रोजन से ऊपर होगा वो अधिक अभिक्रियाशील होगा हाइड्रोजन से, तो विस्थापित कर ही देगा। ठीक है। तथा श्रेणी में धातु का स्थान जितना ऊपर होता है उसकी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने की क्षमता भी क्या होती है? उतना ही अधिक होती है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील होता है। अतः विद्युत रासायनिक श्रेणी धातुओं व अधातुओं की क्रियाशीलता का निर्धारण क्या करती है? उदाहरण पे जैसे आप देख सकते हैं, जैसे में विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं, अतः यह दोनों ही अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित कर देंगे। परंतु कॉपर या सोना जो है यह धातु हाइड्रोजन से नीचे होने के कारण ऐसा ये काम नहीं कर सकते हैं। तब ये नीचे हैं तो कम अभिक्रियाशील है, तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकते हैं हम लोग को। लेकिन भाई वो कर सकते हैं, कौन? पोटेशियम और सोडियम। यह हाइड्रोजन से ऊपर है तो अधिक अभिक्रियाशील है, तो उसको अम्ल के साथ अम्ल से अभिक्रिया करके हटा सकता है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। लेकिन कॉपर और सोना की बात नहीं है। ठीक है, कॉपर और सोना हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो कम अभिक्रियाशील वाला तत्व अधिक अभिक्रियाशील वाले को कभी उसको कभी विस्थापित नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता। ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल है उसमें अगर जिंक डाल दें तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। परंतु सिल्वर डालने पर नहीं होती है। परंतु सिल्वर जब डालते हैं तो ऐसा नहीं होता है। कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? उपयुक्त अभिक्रिया व समीकरण द्वारा भी व्यक्त करना। अभिक्रिया और समीकरण सब कुछ देना, सब कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु सिल्वर डाल देते हैं तो ऐसा नहीं होता है। कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो जिंक है ना वो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, अर्थात हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है।
इसलिए अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन गैस क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। जैसे में देखिए जिंक है H2SO4 है, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन को देखिए जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है ना, तो जिंक हाइड्रोजन को विस्थापित करके देखिए अलग कर दिया और SO4 के साथ अभिक्रिया कर लिया। लेकिन सिल्वर जो है, चांदी है, सिल्वर का स्थान इस श्रेणी में हाइड्रोजन के नीचे, अर्थात यह हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। अतः यह सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से हाइड्रोजन को विस्थापित कभी नहीं कर सकता। जैसे H2SO4 कोई क्रिया होगा ही नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि कम क्रियाशील वाला तत्व अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व को कैसे हटा सकता है, कभी नहीं हटा सकता है। तो कोई क्रिया हो भी नहीं करेगा, ठीक है यार। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर जो 5वां है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा इसमें। और प्रश्न नंबर 6 की तरफ हम बढ़ेंगे आगे। और प्रश्न नंबर 6 है कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर का तार डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट है जिसे AgNO3 कहते हैं, उसके विलयन में अगर कॉपर का तार डाल दें तो कॉपर के तार डालने पर विलयन का जो रंग होता है वो नीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। तो सक्रियता श्रेणी में जो कॉपर है वो सिल्वर से पहले आता है। तो पहले आता है तो अधिक अभिक्रियाशील होगा, तो पहले आता है तथा इस श्रेणी में पहले आने वाली धातु जो होता है अधिक अभिक्रियाशील कहलाती है। बाद में आने वाली धातु कम क्रियाशील कहलाती है, को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। अतः कॉपर जो है और सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके क्या बना देंगे, कॉपर नाइट्रेट बनाता है। और इस प्रकार विलयन में कॉपर 2 मतलब कि कॉपर की संयोजकता 2 होती है, आयनों की उपस्थिति हो जाती है जिनके नीले रंग के कारण, जिसे नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी क्या होता है, नीला हो जाता है। जिसके नीले रंग के कारण विलयन का रंग भी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, ठीक है। तो यह प्रश्न नंबर 6 था और इसका हम लोग क्या पूछा था, इस प्रश्न को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी दे लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जा पाएगा। देखिए उतार लीजिए, जैसे कॉपर है AgNO3 के साथ अभिक्रिया के देखिए रंगहीन बना रहा है और Ag को अलग करके आप लोगों का सामने जो नीला बना दे रहा है, ठीक है। इसी तरह कॉपर है, ठीक है, कॉपर जिसे रंगहीन पदार्थ जो बन जाएगा उसको हम क्या करेंगे और अभिक्रिया करके उच्च ताप पे गलनांक करके हम नीला में चेंज कर देंगे, ठीक है, और 2NO3 में चेंज कर देंगे। तो ये नीला में चेंज हो गया। तो ये कुछ रासायनिक समीकरण भी देते हुए समझाना था, तो इसलिए मैंने समीकरण भी दे दिया ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्या हो पाए, क्लियर हो पाए। चलिए प्रश्न नंबर 7वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या है प्रश्न नंबर 7वां, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है प्रश्न कि निम्नलिखित में अंतर कीजिए खनिज तथा अयस्क। कह रहा है कि खनिज तथा अयस्क में अंतर बताना। देखिए प्रश्न ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खनिज तथा अयस्क में अंतर। तो एक साइड आपको खनिज लिखना है और एक साइड आपको अयस्क लिखना है, ठीक है। तो खनिज में क्या लिखेंगे, ये आपका खनिज है, ये आपका अयस्क है। तो खनिज में लिखते हैं कि प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। कह रहा है कि जो प्रकृति हमारी भूमि है, तो भूपट्टी के नीचे कोई भी धातु है जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। मतलब सारे के सारे अयस्क को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, और जितने भी यौगिक हैं सभी यौगिकों को हम क्या कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अयस्क क्या होता है कि जिस खनिज में जो खनिज प्राप्त हो रहा है, तो जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उससे धातु को आसानी से एवं कम खर्च से प्राप्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, अयस्क कहलाते हैं। तो खनिज भी और अयस्क दोनों क्लियर हो गया। फिर देखिए खनिज में आपको डालना है दूसरी पॉइंट कि सभी जो अयस्क होंगे खनिज होते हैं, जितने भी अयस्क हैं सभी को हम क्या कह सकते हैं, खनिज कह सकते हैं। लेकिन सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं, मतलब सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, 2 अंतर। तीसरा अंतर क्या है कि सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण तरह समझाना, उदाहरण देकर समझाना था। तो देखिए कॉपर पायराइट जो कि खनिज है और हार्न सिल्वर जो कि क्या है, आपका अयस्क है। एक एक उदाहरण भी दे दिया है ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो पाए। चलिए प्रश्न नंबर 7वां क्लियर हो गया ना। प्रश्न नंबर 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो चित्र बनाने के लिए पूछेगा ही पूछेगा आप लोगों से। कहेगा कि वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए, एकदम पूछना तय है, बहुत बार पूछता है कि वात्या भट्टी का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए वात्या भट्टी हेडिंग डाल के और देखिए चित्र आप देख पा रहे हैं किस तरह बनाया गया है। देखिए यह सब आपका बेकार गैस इधर से निकल जाती है, शंकु फीडर है, ठीक है। यह चार जिसे घन बोलते हैं जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, कप व कोण व्यवस्था, इसे क्या बोलते हैं, कप व कोण व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। ये आपका अग्निशः ईंटें हैं, यहाँ पे ईटा सरिया गया, अग्निशः ईंटें हैं। ये आपका
ट्वियर है, ठीक है। क्या है ट्वियर? ये आपका धातु मल यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, ये पिघली धातु यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो यही आप लोगों की क्या है, वात्या भट्टी है, ठीक है। क्या है वात्या भट्टी? ये आपका 4 डिग्री सेल्सियस, नीचे आएंगे 70 डिग्री सेल्सियस, फिर 800 से 1000 डिग्री सेल्सियस पर गल सकता है, 1200 डिग्री, लास्ट में 1500 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो इस चित्र को देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। एक बार मैं और दिखा देता हूँ, और वीडियो को रोक कर आराम आराम से मैं इस तरह बढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, और आराम से इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब प्रश्न बनना तय है, ठीक है। चित्र बनाने के लिए देता है। और दूसरा प्रश्न भी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बोलेगा कि बेसमर परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। किसका? बेसमर। लिखा क्या है? बेसमर परिवर्तक का नामांकित चित्र बनाइए। तो बेसमर परिवर्तक देखिए कैसे चित्र होता है। ये आपका व्यर्थ गैस हैं जो बाहर निकल रही हैं, ये आपका बेसमर परिवर्तक है। ये आपका गर्म वायु, इसमें गर्म वायु जाता है। ये आपका गलित मैट जो मैल जम जाता है, गलित मैट। ये आपका ट्वियर है जो आपको प्लास्टिक बना है, प्लास्टिक जैसा, ये पूरा ये ट्वियर है, ठीक है। तो यही आपका बेसमर परिवर्तक का नामांकित चित्र एक बार दिखा देता हूँ पूरा अच्छे से देखिए, बहुत मेहनत लगा है बनाने में, और सेम इसी तरह आपको बनाना है। चित्र का है बेसमर परिवर्तक का, तो देख लिया ना आप लोगों ने। बहुत अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बारी आ जाती है यहाँ पे लास्ट अब दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न की, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए देखिए, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो कि 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। क्या है पहला प्रश्न है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी क्या है? हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम भी लिखना है, ठीक है। यह आपका दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या लिखेंगे कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। वह सूची है जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है और विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। इसका परिभाषा तो हम लोग ने अभी देख लिया अति लघु उत्तरीय में, ठीक है। सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया। कह रहा है कि सारणी बनाना पड़ेगा, तो देखिए सारणी सक्रियता श्रेणी की, ठीक है। जैसे पोटेशियम है तो अधिक, जितना ऊपर रहेगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रिया, जितना ऊपर जाता रहेगा सबसे अधिक होगा, जितना डाउन नीचे आता रहेगा घटती अभिक्रियाशीलता होती रहेगी, उसकी अभिक्रियाशीलता कम होगी। जैसे पोटेशियम है सबसे अधिक है, फिर सोडियम है, फिर उससे थोड़ा कम है, कैल्शियम थोड़ा उससे कम है, मैग्नीशियम कैल्शियम से थोड़ा कम है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम थोड़ा कम है, जिंक जो एल्युमिनियम से थोड़ा कम है, आयरन लोहा जिंक से थोड़ा कम है, लेड आपका आयरन से कम है, हाइड्रोजन लेड से कम है, कॉपर हाइड्रोजन मतलब इन सभी से कम है, ठीक है। मरकरी जो इन सभी से कम है। तो जिस तरह नीचे जाएंगे तो कम अभिक्रियाशील वाला आप लोगों का धातु दिखाने को मिलेगा, और जितना ये ऊपर बढ़ेंगे उतना अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु वाला दिखने को आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हुआ। तो अभी प्रश्न क्या इसमें और चीज हमसे पूछा था, यहाँ तक मरकरी तक हम लिखा है ना, कहाँ तक? मरकरी तक। यहाँ पे 2 पॉइंट और बना है। मरकरी के बाद नीचे सिल्वर लिख लीजिएगा, मरकरी के बाद Ag सिल्वर चांदी, और गोल्ड सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील वाला यही होता है जो लास्ट में आता है, ठीक है, क्योंकि जाते जाते लास्ट में समाप्ति हो जाता है, तो जो लास्ट में होगा सबसे कम अभिक्रियाशील वाला रखा होगा। फिर कह रहा है कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय धातु जो है मैग्नीशियम है, और कम सक्रिय धातु कॉपर है, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा था कि हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम भी पूछा था। तो हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय जो धातु है मैग्नीशियम, और कम सक्रिय जो धातु है कॉपर। और इसका अनुप्रयोग भी पूछा था, तब जाके 6 नंबर का। तो अनुप्रयोग देख लीजिए। पहला अनुप्रयोग कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है। कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से हम धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता है उसकी तुलना कर सकते हैं हम। और दूसरा अनुप्रयोग क्या है इसका कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की सहायता से जो विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की जो सहायता से हम विभिन्न धातुओं द्वारा अम्लों से क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाने की क्षमता की जानकारी प्राप्त होती है, दूसरा अनुप्रयोग है। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर पहला क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आप लोगों को होगा नहीं इसमें, ठीक है। प्रश्न नंबर दूसरा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है प्रश्न नंबर दूसरा कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम संगठन का उपयोग दीजिए। कह रहा है कि मिश्र धातु पहले किसे कहते हैं बताइए, और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम और संगठन का उपयोग भी करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले मिश्र धातु होता क्या है। कह रहा है जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो यह धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांग मिश्रण बनाती हैं। ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। कह रहा है कि जब 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में अगर मिला के पिघला दिया जाए तो ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और एक समांगी मिश्रण बनाती हैं, और ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं?
मिश्र धातु कहते हैं। कह रहा है कि इन मिश्र धातुओं के जो भौतिक गुण होता है वो मूल भौतिकों के भौतिक गुणों से बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और उदाहरण के लिए जैसे मिश्र धातु पीतल, जिसमें 2 भाग तांबा व 1 भाग क्या है, जस्ता होता है। तांबा व जस्ता की अपेक्षा अधिक कड़ा होता है। और मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्न धातुओं को धीरे धीरे गर्म किया जाए और फिर इन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो नरम जो मिश्र धातु प्राप्त होती है। ठीक है। और यदि धातुओं को शीघ्रता से गर्म करके और शीघ्रता से ठंडा किया जाए तो मिश्र धातु कठोर और भंगुर हो जाती है। ठीक है। और इस प्रकार धातुओं से जो मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करके मतलब क्रिया करने का एक गुण, चमक, रंग, मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। और कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुएं, उनकी संरचना, संगठन या मुख्य उपयोग निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं। ठीक है। जैसे में मिश्र धातु पहला है आपका पीतल। क्या है? पीतल। पीतल में आप लोगों का कॉपर और 70% जिंक 30% होता है। ठीक है। और इसका उपयोग तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तनों बनाने में किया जाता है। ठीक है। इसी तरह दूसरा है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में कॉपर 50%, जिंक आपका 35% और नियान 15% से मिलकर बना है जर्मन सिल्वर। और इसका प्रयोग हम बर्तन और मूर्तियां बनाने में करते हैं। ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया। तो 2 महत्वपूर्ण मैं आप लोगों को बता दिया, दीर्घोत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर प्रश्न बनेगा नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के बाद धातु और अधातु का चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमने जो टारगेट बनाया था शुरू में 500 लाइक का, उसको जरूर से जरूर आप पूरा कराइए। ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और नए पे अगर आप नए हैं मतलब चैनल पे अगर पहली बार आप वीडियोस देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।